हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल बजट ट्रेडर। बजट ट्रेडर के बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट का प्लेलिस्ट में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं इस वीडियो में आप सबको सिखाने वाला हूँ, कोई भी एक स्टॉक सिलेक्ट करने से पहले उसका कुछ की फाइनेंशियल्स मैट्रिक्स रहता है। इसके बेसिस पे आप लोगों को डिसीजन एज ए इन्वेस्टर्स हम लोगों को डिसीजन लेने में आसानी होता है कि ये स्टॉक हमको करंट टाइम में करंट प्राइस में लेना चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर लेना चाहिए तो किस प्राइस में लेना चाहिए, और नहीं लेना चाहिए कब लेना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो उससे पहले जैसे हम लोग कोई भी एक मेरा अपना लास्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाया था कि स्क्रीनर से जाके कोई भी एक स्टॉक कैसे सिलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो स्क्रीनर एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जो हम लोगों को एक स्टॉक का उसका अबाउट दिखाता है, उसके बाद उस स्टॉक का पूरा की पॉइंट्स, प्रोडक्ट, उसके बाद सर्विस वगैरह का, उस कंपनी कौन से पर्टिकुलर सेगमेंट्स में बिलोंग करता है वो दिखाता है। उसके बाद उसका मार्केट कैप, उसका करंट प्राइस, उसका हाई लो, स्टॉक प्री, एवरीथिंग, मतलब एक स्टॉक का जितना भी मैट्रिक्सेस होना चाहिए आपको एज ए इन्वेस्टर्स पता होना चाहिए, आपको देखना आना चाहिए, सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म में मिलता है, वो है स्क्रीनर। ठीक है, तो स्क्रीनर जाने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, जस्ट आप गूगल पे जाइए। यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट यहाँ पे स्क्रीनर मारिए, यहाँ पे आ जाएगा। आपको यहाँ पे लॉग इन करना है अपना प्रोफाइल, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, उसको करने के बाद जैसे आप यहाँ पे सर्च फॉर ए कंपनी आएगा, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कुछ कंपनी रहते हैं। ये सर्च फॉर ए कंपनी, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे पावर फाइनेंस कंपनी के बाद पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में, जैसे ही पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन मारेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक देख रही है मार्केट कैप हो गया, करंट प्राइस, हाई लो, ये सब बहुत सारा है, ये इसका मैट्रिक्स आ रहा है। तो ये सब चीज क्या है, हर एक चीज तो ऑब्वियसली जानने का इतना जरूरत है नहीं, बट कुछ कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिसके बेसिस पे डिसीजन लिया जा सकता है कि जो करंटली ये पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ट्रेड कर रहा है बीएसई एनएसई में आपका 482 का, 482 रुपये में। ठीक है, तो करंट प्राइस में इस स्टॉक को लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, या फिर ये स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड है कि ओवर वैल्यूड है, तो इसका डिसीजन हम कैसे लें, तो वही मैं सिखाने जा रहा हूँ आपको। ठीक है, उससे पहले जैसे यहाँ पे जैसे ही आप ये खोलेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं स्टॉक करंट प्राइस है। करंट प्राइस मतलब करंट प्राइस 482 रुपीज, इसका करेंटली आज के डेट में इस टाइम में 482 में ट्रेड कर रहा है। इसका स्टॉक पी है 7.67। ठीक है, उसके बाद आरओई देख रहे हैं आप, आरओसी है यहाँ पे 9 पॉइंट समथिंग। उसके बाद यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू बोल के एक चीज है। ठीक है, तो ये सब चीज क्या है, तो आइए चलिए पीपीटी में देखते हैं जाके एक एक चीज क्या होता है। तो सबसे पहले आता है यहाँ पे पी रेशियो। पी रेशियो का यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, इंडिकेट्स द इन्वेस्टर विलिंग टू पे पर डॉलर ऑफ अर्निंग। मतलब इसका सिंपल यही मतलब होता है कि एक कोई भी एक स्टॉक है, A1 और A2 दो स्टॉक है। A1 का वैल्यू है आपका, सॉरी, A1 का पी वैल्यू है आपका अराउंड 30 रुपीज, और A2 का पी वैल्यू है 50 रुपीज। ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब यह है कि कोई भी इन्वेस्टर्स या कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी एक्स वाई जेड पर्सन, अगर ये रुपीज में है तो यहाँ पे रुपीज यूनिट मान लीजिए, मैं रुपीज में कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे है कि 1 रुपीज अर्न करने के लिए कोई भी एक इंस्टीट्यूशन या एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक्स वाई जेड पर्सन 30 रुपीज स्पेंड करना होगा। ठीक है, और यहाँ पे 1 रुपीज आपको अर्न करने के लिए यहाँ पे 50 रुपीज स्पेंड करना होगा। ठीक है, तो इससे सिंपल सा सिंपल मतलब क्या निकल के आता है, जिस भी स्टॉक प्राइस, स्टॉक का पी जितना भी लो होगा उतना ही स्टॉक अंडर वैल्यूड रहेगा। ठीक है, अंडर वैल्यूड, और स्टॉक प्राइस अगर हाई है, स्टॉक पी हाई है, तो वो एक ओवर वैल्यूड टाइप का मान सकते हैं। इसका सिंपल सा मतलब वही होता है। ठीक है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि हाई पी मतलब किस, कौन सा पी मतलब कौन सा लेवल, 10, 20, 30, 40, हर एक पी लेवल है। ठीक है, हर एक पी लेवल, तो कौन सा पी लेवल है, ये भी नहीं है कि 10 पी मतलब बहुत अच्छा है और 40 पी मीन्स बहुत बुरा है। ठीक है, सिर्फ पी के बेसिस में जनरली जजमेंट लेना थोड़ा दिक्कत है, तो इसीलिए बाकी और भी कुछ कुछ फाइनेंशियल मैट्रिक्स देखना पड़ता है। लेकिन स्टॉक पी एक है कि सिंपल सा सिंपल मतलब ये है कि पी जितना कम होगा, जनरली कम होना चाहिए, कम कितना, आइडियल होना चाहिए आपका 10 to 30 के आसपास, ये एक अच्छा पी माना जाता है, गुड पी। ठीक है, तो आप इसी को टारगेट कीजिए। मेरा तो टारगेट 10 to 30, 35
जनरली 35 क्रॉस नहीं होना चाहिए। तो एक अंडर वैल्यूड अच्छा खासा बजट में आ जाता है इस टाइप का टॉक। ठीक है। सेकेंडली, एक है इंडस्ट्री पी रेशियो। स्टॉक पी होता है स्टॉक का पी। अब इंडस्ट्री पी रेशियो देखिए, एक इंडस्ट्री हो गया, मान लीजिए एक एफएमसीजी इंडस्ट्री के बारे में बात करता हूँ, जो हम लोग का गुड्स एंड सप्लाई वगैरह देता है घर घर में। ठीक है, इसमें बहुत सारा स्टॉक है। ठीक है, जैसे हम लोग का एक है हिंदुस्तान यूनिलीवर होता है, उसके बाद मारिको होता है, नेस्ले होता है। ठीक है, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर का कैसे सर्फ शैम्पू वगैरह बहुत यूज होता है। मारिको का बिस्कुट्स वगैरह और थोड़ा अदर कुछ सोच है। उसके बाद आपका नेस्ले का जनरली मिल्क प्रोडक्ट होता है, मैगी वगैरह उन लोगों का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो हर एक कंपनी एफएमसीजी से बिलोंग करता है, बट उन लोगों का लीड प्रोडक्ट अलग अलग रहता है। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर का लीड प्रोडक्ट हो गया जैसे शैम्पू वगैरह, सर्फ वगैरह, या फिर उसके बाद नेस्ले का जैसे चॉकलेट प्रोडक्ट वगैरह जो लीड प्रोडक्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसके बेसिस में एक इंडस्ट्री भी, हर एक इंडस्ट्री पी का हर एक अलग अलग, इस एफएमसीजी का ही एक इंडस्ट्री पी फॉर्म होता है। ठीक है, इस इंडस्ट्री का ही एक पी फॉर्म होता है। ठीक है, और पर्टिकुलर अगर उस पर्टिकुलर आप उस इंडस्ट्री के रिलेटेड कोई भी एक पर्टिकुलर ए स्टॉक को आप कंपेयर कर रहे हो, तो उस ए स्टॉक का कुछ एक पी रेशियो रहेगा। और ए स्टॉक का पीयर, मतलब उसका इंडस्ट्री में जैसे बाकी इन सबको टोटल मिला के एक पी फॉर्म होता है, तो उसका एक ए टू पी ए होगा। ठीक है, जनरली इसका सिंपल सा फॉर्मूला, इसको इसमें हम लोग को देखना क्या है, देखना यह है कि स्टॉक का जो पीई होता है वो हमेशा इंडस्ट्री पी से कम होना चाहिए। ठीक है, स्टॉक पी हमेशा इंडस्ट्री पी से कम होना चाहिए। फर्स्ट वाला हो गया कि आपका पी रेशियो जनरली 10 to 30 के बीच में होना चाहिए। सेकंड वाला हम लोगों को क्या मिला, जो स्टॉक पी होता है, स्टॉक पी इंडस्ट्री पी से कम होना चाहिए। ठीक है, ये दो चीज हो गया हम लोग को। अब मीडियन पी, मीडियन पी क्या होता है? मीडियन पी देखिए, जैसे फिर से मैं यहाँ पे आपको एफएमसीजी का ही एग्जांपल दे रहा हूँ। एफएमसीजी में हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले हो गया, मैरिको हो गया। ठीक है, तो ये तो हर एक चीज एफएमसीजी सेक्टर में बिलोंग करता है। ठीक है, और आप लोगों को ये भी पता है एक स्टॉक कभी भी डायरेक्टली ऐसा अप या डायरेक्टली डाउन नहीं जाता है। ठीक है, हमेशा स्टॉक ऐसा ऐसा करके कभी कभी अप कभी कभी डाउन, फिर से ऐसा करके चलता है। ठीक है, तो हर एक स्टॉक का हर एक, जैसे ही वो रैली देता है उसका पी बढ़ता है, जैसे ही वो कम होता है तो उसका पी डाइल्यूट होता है। ठीक है, तो हम लोग ये डिसाइड कैसे करें कि इस पर्टिकुलर पी में इस स्टॉक अंडर वैल्यूड है ओवर वैल्यूड है कि नहीं? तो रादर देन क्या कर सकते हैं कि उसका पी डायरेक्टली जज करने से पहले उसका मीडियन पी देख लो। मीडियन क्या होता है? एक ओवरऑल पर्टिकुलर टाइम्स x1 to x10 के बीच में वो एक मीडियम, मतलब इसका सिंपल सा मैथ्स नहीं सिखाऊंगा अभी। मीडियन का मतलब यही होता है कि उसका कितना ओवरऑल वो टाइम में जनरली मैक्सिमम टाइम इस रेंज के बीच में था। मतलब एक स्टॉक का पी मान लीजिए 25 है, उसका मीडियन पी होता है 20। ठीक है, तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हिस्ट्री को देख के, हिस्ट्री के हिसाब से इसका पी अभी करंटली 20 होना चाहिए, जो कि 25 है। ठीक है, तो वो हिस्ट्री को फिर से रिपीट करेगा जनरली। तो क्या करेगा, मतलब ये पी डाइल्यूट होगा। और पी डाइल्यूट कब होगा? जब स्टॉक प्राइस नीचे आएगा। तो उसके हिसाब से एक जजमेंट ये आता है कि मीडियन पी से अगर स्टॉक हायर प्राइस में ट्रेड कर रहा है, तो मीडियन पी से उसका स्टॉक का पी करेंटली हाई है, तो उस टाइम में हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। हो सकता है कि उसको थोड़ा वेट करना है स्टॉक को डाइल्यूट होने में। ठीक है, अब आता है इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत एक मैजिक फॉर्मूला है। ठीक है, देखिए इंट्रिंसिक वैल्यू का सिंपल सा सिंपल, मुझे तो इतना मतलब चीजों को इजी करके समझाने में ही आसान लगता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को एक चीज सिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए एक गरम मसाला का पैकेट होता है। ठीक है, जैसे आप चिकन बना रहे हो या फिर कुछ बना रहे हो। ठीक है, एक गरम मसाला का पैकेट है। चिकन में जो मसाला होता है उसका क्वांटिटी हर एक, जैसे क्या क्या बहुत सारा कुछ, X1 X2 X3 ऐसा मान लीजिए X10, ऐसे बहुत सारा मसाला होता है। हर एक का अलग अलग क्वांटिटी रहना है। किसी का 30 मिलीग्राम देना है, किसी का 100 मिलीग्राम देना है मान लीजिए, किसी का मान लीजिए 20 मिलीग्राम देना है, किसी का मान लीजिए 35 मिलीग्राम देना है। ठीक है,
अब हम लोग को तो इतना अलग अलग करके नहीं कर सकते, तो वो लोग क्या करता है जनरली, इस सबको मिक्स करके इस सबको बना के एक गरम मसाला का पैकेट बना देता है। ठीक है, ठीक है। तो गरम मसाला का पैकेट में हम लोग को हर एक चीज, यहाँ का हर एक चीज उसका इंग्रेडिएंट्स इतना कंपोजिशन मिल जाता है, और हम डायरेक्टली इसको यूज करता है। ठीक है, ना कि हर एक चीज को, जैसे यहाँ पे लौंग हो गया, उसके बाद दालचीनी हो गया, उस टाइप का जो होता है, मुझे भी इतना नहीं पता है। ठीक है, तो समझ रहे हो। तो इंट्रिंसिक वैल्यू का भी मतलब ये है कि जो रिसर्चर्स होता है उन लोगों ने क्या किया, एक स्टॉक को स्कैन करने के लिए, देखिए हर एक को तो माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स आता नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या, तो फिर क्या इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग करना छोड़ दे, पढ़ाई छोड़ दे, नहीं, हर चीज का कुछ कुछ आसान सा हल निकलता है। तो रिसर्चर्स ने किया क्या है, एक स्टॉक को इंट्रिंसिक मतलब एक स्टॉक को कोई कोई कौन कौन सा उसका इसको क्या बोलते हैं, मेन की कंपोनेंट जो होता है, मान लीजिए किसी स्टॉक का पी ले लिया, एवरेज पी ले लिया, उसके बाद इसका डिविडेंड कितना दे रहा है वो ले लिया, उसके बाद और दो साल लिया, फिर उन लोगों ने उसने एक कंपोजिशन, जस्ट लाइक गरम मसाला, उन लोगों ने एक कंपोजिशन में बनाया है, बना के मान लिए उन लोगों ने एक प्रोडक्ट बनाया है, उस प्रोडक्ट का नाम इस बार गरम मसाला नहीं है, इस बार इंट्रेंसिक वैल्यू है। ठीक है, इंट्रेंसिक वैल्यू। ठीक है, अब इंट्रेंसिक वैल्यू क्या बोलता है, डायरेक्टली हम लोग इतना सारा चीज नहीं देखेंगे, अब हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू डायरेक्टली दिखेंगे। डायरेक्टली इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ पे मिल जाता है, जैसे आप स्क्रीनर पे जाओगे, यहाँ पे देखिए इंट्रिंसिक वैल्यू डायरेक्ट आ रहा है। इस स्टॉक का करंट प्राइस है 482, और ये अभी 704 पे ट्रेड कर रहा है। तो उसका मतलब क्या होता है, मतलब मैं आपको समझाता हूँ। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है कि ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू बेस्ड ऑन कंपनीज फंडामेंटल, मतलब उस कंपनी के हिसाब से, उस कंपनी का अर्निंग क्या होता है, उस कंपनी का कस्टमर का रिलेशनशिप कैसा होता है, उसके बाद उस कंपनी का सेल्स कैसा हो रहा है, प्रॉफिट मार्जिन कैसा है, बैलेंस शीट कैसा है, हर एक चीज को निकालने के बाद जो मान लीजिए इंट्रिंसिक वैल्यू आता है एक्स। ठीक है, तो मतलब उस कंपनी का आज के डेट में एक्स है उसका ट्रू वैल्यू, मतलब उतना उसका मैक्सिमम प्राइस होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए कोई भी एक कंपनी का, एक्स कंपनी का वैल्यू हो रहा है, ट्रेडिंग वैल्यू हो रहा है 1,000 रुपया, और उसका इंट्रिंसिक वैल्यू हो रहा है 650 रुपया। तो उसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि उस कंपनी का एक्चुअल वैल्यू 650 रुपया होना चाहिए। तो 1,000 से आप उस कंपनी का आपका एक्चुअल वैल्यू होना चाहिए 650, और हो रहा है 1,000 रुपया। ठीक है, तो आप सिंपल 1,000 से आप 650 को माइनस कर दीजिए, माइनस करने के बाद आपका कितना आएगा, 350 रुपीज। ठीक है, तो वो रुपीज 350 रुपया से ओवर वैल्यूड है अभी। ठीक है, वही उसका सिंपल सा मतलब है। अब आरएसआई, आरएसआई आता है, आरएसआई जनरली स्टॉक में इतना काम नहीं है, ट्रेडिंग में ज्यादा अच्छा आता है, बट फिर भी अगर कोई थोड़ा एडवांस लेवल का सोचते हैं तो देख सकते हैं। जनरली आरएसआई का मतलब होता है रिलेटिव इंडेक्स, रिलेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो ये एक स्टॉक ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है, मतलब उसका बाइंग बाइंग फोर्स दिखाता है। ठीक है, देखिए एक कोई भी एक स्टॉक अगर बार बार खरीदा जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा खरीदा जा रहा है, वो बुलिश बनता जाएगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, ओवरबॉट बन जाएगा। ठीक है, बुलिश मतलब ओवरबॉट, जैसे यहाँ पे इस केस में ये स्टॉक ओवरबॉट जोन में है। ठीक है, और यहाँ पे तो डाउन ट्रेंड है ही नहीं, मान लीजिए स्टॉक ऐसे आ रहा है, तो उस टाउन में उसको ओवरसोल्ड जोन बोलते हैं। ठीक है, जनरली आरएसआई का डायरेक्ट वैल्यू आ जाता है अगर आप आरएसआई इंडिकेटर लगाओगे। जनरली आरएसआई जब भी 30 के नीचे है तो एक ओवरसोल्ड बोलता है, आरएसआई जैसे ही 30 के नीचे आ जाता है तो आपको समझना है कि हो सकता है इस स्टॉक में अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी आ गया है। और आरएसआई जैसे ही 30 से बढ़ के 70 के आसपास आ जाएगा और 70 क्रॉस करके चला जाएगा, ठीक है, तो समझ जाए वो स्टॉक ओवरबॉट है, मतलब वो स्टॉक में कभी भी गिरावट आ सकता है। ठीक है, उस स्टॉक ये है उसके बाद डिविडेंड, डिविडेंड क्या होता है, देखिए कोई भी एक स्टॉक है, एक स्टॉक है, एक स्टॉक पे आप इन्वेस्ट किए हो। ठीक है, आपने उसको इन्वेस्ट किया, अब वो कंपनी का इधर प्रॉफिट होगा नहीं तो लॉस होगा। ठीक है, तो कंपनी क्या करता है, जनरली जब भी प्रॉफिट होता है, लॉस होने से तो डेबिट कुछ नहीं दिया जा सकता है, बट जब भी प्रॉफिट होता है तो क्या करता है वो लोग दो डिसीजन लेते हैं। मान लीजिए एक आपने एक स्टॉक खरीदा था 100 रुपया में। ठीक है, तो उस स्टॉक का 3 साल
3 इयर्स के बाद उस स्टॉक का वैल्यू हो गया 500 रुपया। ठीक है। अब 100 रुपया का सिर्फ 500 रुपया हो गया, तो उस कंपनी के पास दो डिसीजन रहता है। ठीक है। आइडर वो लोग क्या करता है, ऑब्वियसली आपने उस कंपनी को ट्रस्ट किया है, तो ऑब्वियसली उस कंपनी का जितना भी प्रॉफिट परसेंटेज रहता है, उस प्रॉफिट परसेंटेज का कुछ परसेंट, मान लीजिए आपको अल्फा जनरेट किया उस कंपनी ने, मान लीजिए ये 1000 करोड़ का। ठीक है। जो एक लोगों का एक्स्ट्रा टर्नओवर होता है, ठीक है? तो वो लोग क्या करेगा, बोलेगा कि हर एक इन्वेस्टर को हम लोग ये इक्वली डिवाइड कर देंगे। 1000 करोड़ को मान लीजिए उन लोगों के पास 1 लाख का या 2 लाख इन्वेस्टर्स है, उसको डिवाइड कर देगा। डिवाइड करके मान लीजिए पर इक्विटी के नाम पे मान लीजिए एक 50 रुपया है, तो क्या करेगा, हर एक इक्विटी शेयर के बदले वो लोग आपको अकाउंट में 50 रुपया डाल देगा। मान लीजिए आपके पास 100 शेयर है, तो आपको 50, तो आपको 5,000 रुपये डिविडेंड के मिलेगा। मतलब उस कंपनी का प्राइस 500 रुपया सेम टू सेम रहेगा, ऊपर से ये आपको एज ए डिविडेंड 500 रुपया एक्स्ट्रा जो आपके अकाउंट में मिल रहा है, ताकि वो आपको, क्योंकि उस कंपनी में आप इतने दिन से बने रहे, ये एक टाइप का डिविडेंड होता है। ठीक है। कोई कोई जैसे बिरांडा वगैरह होता है, वो सब बहुत अच्छा डिविडेंड देता है, जिसका वैल्यूएशन मतलब बैंक का एफडी से भी ज्यादा होता है, 40%, 30%। हिंदुस्तान जिंक हो गया है, बहुत अच्छा अच्छा डिविडेंड देता है वो लोग। वेदांता वगैरह बहुत अच्छा डिविडेंड देता है। अगेन मैं आपको एक चीज बोलता हूँ कि कोई भी स्टॉक का नाम मुंह में आ जाता है तो जनरली आ जाता है, बट इसको आप लोग ये नहीं है कि कोई की बाइंग रिकमेंडेशन है। नो रिकमेंडेशन ऑफ बाइंग। आप लोग अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से कांटेक्ट कीजिए। मैं जस्ट आप लोगों को बोलता हूँ कि इस टाइप का चीज होता है। ठीक है। तो चलिए, आप, ये है कंक्लूजन तो हो ही गया। अब ओवरऑल मैं आप लोग पे लेके दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन आ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग से दिखाता हूँ। स्क्रीनर जाइए, स्क्रीनर खोलिए। यहाँ पे आप अपना, मैंने लॉग आउट कर दूंगा, मैं लॉग आउट करके लॉग इन करता हूँ। ठीक है। लॉग फर्स्ट इंटरफेस ऐसा आएगा, लॉग इन कीजिए। ये आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। हाँ, मैं आपको स्क्रीनर दिखा रहा हूँ, इसका मतलब आप ये मत समझिए कि स्क्रीनर से मुझे कुछ पैसा मिल रहा है या फिर कोई नहीं, मुझे भी कुछ नहीं मिलेगा, आपको भी कुछ नहीं। ये कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट है, जस्ट सीखने के लिए यार एक्सेस। जैसे सिर्फ स्क्रीनर नहीं है, स्क्रीनर भी है, जैसे मनी कंट्रोल बोल के भी एक है। मनी कंट्रोल मारिए, वेलकम टू मनी कंट्रोल आ जाएगा। आप देखिए, ये मनी कंट्रोल हो गया। मनी कंट्रोल न्यूज वगैरह के लिए ज्यादा अच्छा होता है। जैसे वोडाफोन आइडिया लिंक्स ऑफ 6 टर्म बिंग विन नोकिया इलेक्शन सैमसंग। यहाँ पे भी आप मान लीजिए जैसे चूज लोन के बारे में, यहाँ पे भी आप देख, हाई लो कितना हो गया, इसका चार्ट आपको दिखाएगा। 5 मिनट्स 1 डे के टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो। उसके बाद उसका पिवट लेवल, उसके बाद उस कंपनी का 1 महीने का, 1 महीने का, 3 मंथ का, 1 साल का रिटर्न कैसा है, वो सब देख सकते हो। ठीक है। बहुत सारा चीज है, बट स्क्रीनर में ज्यादा अच्छा लगता है, तो स्क्रीनर में देखता हूँ, दोनों ही देखता हूँ एक्चुअली। तो ठीक है, पावर फाइनेंस में दिखाता हूँ। अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एक एडुकेशन पर्पस के हिसाब से है। ठीक है। ठीक है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मान लीजिए हम पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में आए। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में यहाँ पे फर्स्ट आप देखोगे अबाउट। अबाउट में आप लोगों को ये दिखेगा कि ये कंपनी कौन सा सेगमेंट में बिलोंग्स करता है। जैसे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज ए सिस्टमेटिकली इंपोर्टेड नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनएफजीसी रजिस्टर विद आरआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। ठीक है। पावर सेक्टर में बिलोंग करता है वो। उसके बाद के पॉइंट्स, के पॉइंट्स क्या होता है, ये जनरली क्या करता है, जो पावर सेक्टर, जो पावर जनरली 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 इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के रिलेटेड जो कंपनीज होता है, उसको वो फंडिंग करता है। ठीक है। ये देखिए, प्रोजेक्ट टर्म लोन्स, लेंसेज फाइनेंशियल एंड परचेज इक्विपमेंट्स, उसमें हेल्प करता है। ठीक है। अब ये हो गया आपका। उसके बाद आपका ये देखिए, मार्केट कैप। मार्केट कैप होता है उस कंपनी का टोटल मार्केट इवैल्यूएशन आज के तारीख में, उसका कंपनी मतलब इतना रुपया आपके पास है तो आप उस कंपनी को खरीद सकते हो, बस सिंपल सा मतलब यही होता है। ठीक है। उसके बाद करंट प्राइस ये है, हाई लो, लास्ट मतलब जिस दिन हाई लो, आज तो मार्केट बंद है फ्राइडे के हिसाब से, फ्राइडे में ओके, नहीं नहीं नहीं, इसने हाई लो जनरली 52 डे, सॉरी, एक साल में हिसाब से दिखाता है। तो एक साल में इसने हाई लगाया था इतना, और लो लगाया था 226 रुपीज की। ठीक है। काफी अच्छा भाग गया है स्टॉक। ओके। यहाँ पे देखिए, ये हाई लो वगैरह हम लोग का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग का इंपॉर्टेंट होता है ये वाला। ये है, मैं यहाँ पे जाके समझाता हूँ आपको कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है।
हाँ, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में हम लोग का हमको देखना है, स्टॉक पी देखना है, ठीक है। जैसे ही स्टॉक पी हो गया, नेक्स्ट हमें देखना है इसका इंडस्ट्री पी कितना होता है। स्टॉक पी देख लिया, उसके बाद तुरंत मैं जाऊंगा अपना इंडस्ट्री पी में। इंडस्ट्री, हाँ, ये देखिए, इंडस्ट्री पी, उसका स्टॉक पी है 7.67, इंडस्ट्री पी है 24.9। मतलब ऑलमोस्ट कितना, ऑलमोस्ट आपका आ, 3 गुना, ठीक है, 3 गुना कम है। मतलब ये स्टॉक पोटेंशियली अंडर वैल्यूड है, इसमें पैसा लगाया जा सकता है, लगाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। अब इंट्रिंसिक वैल्यू देखते हैं। नेक्स्ट इंट्रिंसिक वैल्यू हो रहा है कितना, 700, इंट्रिंसिक वैल्यू दिखा रहा है 760 रुपया इसका। और स्टॉक प्राइस कितना है, 400। मतलब इस स्टॉक का इंट्रिंसिक वैल्यू क्या बोला था, आज के तारीख में इसका मार्केट के हिसाब से 700 रुपया होना चाहिए, जो एक्चुअली अभी है 482 रुपया। मतलब ऑलमोस्ट 220 रुपया का प्लेस अभी भी बचा हुआ है, तो स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, उस टाइप का एक वो बन जाता है, ठीक है। उसके बाद आरएसआई होता है आपका 36, तो आरएसआई 36 है, 30 के ऊपर है, और मतलब ओवरसोल्ड भी नहीं है, और आपका ओवरबॉट भी नहीं है, तो उसके हिसाब से भी ठीक है। ये एक चीज हो गया। उसके बाद डिविडेंड भी आपको 2.80 डिविडेंड देता है। बहुत सारा स्टॉक तो डिविडेंड भी नहीं है, एटलीस्ट डिविडेंड भी दे रहा है, और स्टॉक को ग्रो करने का पोटेंशियल्स भी है, ठीक है। और ऊपर से एक चीज देखिए, इस कंपनी का डेब्ट भी है अच्छा खासा, ठीक है। तो इस टाइप का कंपनी में सिर्फ देखने से पहले एक बार डेप्थ को भी देखा जाना चाहिए, ठीक है। इस कंपनी का डेप्थ भी है इतना ज्यादा, उसका मार्केट कैप से ज्यादा, तो उसका लगता है डेप्थ भी ज्यादा चल रहा है, ठीक है। तो इसका इस टाइप का कंपनी को इन्वेस्ट करने के टाइम में ये भी कंसिडर लगा के चलना है कि अगर बाइसेंस इस कंपनी बाइसेंस डेब्ट और बढ़ाते जा रहा है, तो उस कंपनी में रिस्क हो सकता है। और एक दूसरा टाइप का एक देखते हैं, जैसे क्या देखते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर देखते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर देखते हैं, ठीक है। हिंदुस्तान यूनिलीवर का देखिए, स्टॉक प्राइस 67 है, स्टॉक प्राइस, और इंडस्ट्री पी 70 है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट स्टॉक प्राइस, स्टॉक पी और इंडस्ट्री पी दोनों इक्वली है। बट ये नहीं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर खराब स्टॉक है, ठीक है। हिंदुस्तान यूनिलीवर का जनरली जो भी मार्केट लीडर, हिंदुस्तान यूनिलीवर एक मार्केट लीडर स्टॉक है, जो भी मार्केट लीडर रहता है उस स्टॉक का पी हमेशा थोड़ा हाई ही रहता है, क्योंकि अच्छा स्टॉक है, ठीक है। आरोही आरओसी आपका देख रहे हैं, आरोही आरओसी भी एटलीस्ट 20 के ऊपर ही है, दोनों तो अच्छा है। उसके बाद इंट्रेंसिक वैल्यू कितना है, इंट्रेंसिक वैल्यू होना चाहिए 983, और स्टॉक ट्रेड कर रहा है 2978। मतलब इस इतना 1000 रुपया के आसपास होना चाहिए स्टॉक को, जो कि हो रहा है 3000। मतलब ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो मतलब ये स्टॉक एक ओवर वैल्यू ट्रेड में आ जाता है। हाँ, लेकिन इसका देखिए, इस स्टॉक का डेप्थ कितना है, मार्केट कैप 6000, 6 लाख, ऑलमोस्ट 7 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, और डेप्थ कितना है, सिर्फ 1000 करोड़ का। तो इस कंपनी का जनरली फेलर चांस ऑफ फेलर बहुत कम है, ना के बराबर होता है। तो इस टाइप का कंपनी में इन्वेस्टेड रहना, मतलब हम लोगों के लिए एक सेफ एसेट माना जाता है। तो इसी टाइप का डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो, और बाकी स्क्रीन करके और दो चार बहुत सारा दिखा सकते हो आप। मतलब यहाँ पे कोई भी, जैसे जैसे ही आप स्क्रीन में आएंगे, सिखा ही देता हूँ एक साथ, एक नया वीडियो क्या है, इसी एक ही वीडियो में सिखा देता है। यहाँ पे आपको बहुत सारा चीज दिखेगा, जैसे लो ऑन 10 ईयर्स एवरेज, कैपिटल एक्सपेंशन, डेब्ट रिडक्शन। कैपिटल एक्सपेंशन मतलब कौन सा कंपनी का कैपिटल बढ़ रहा है, उसका मतलब मनी फ्लो आ रहा है उन लोगों का, जब मनी फ्लो जैसे ही आएगा डिफरेंट डायरेक्शन में, तो उन लोगों का कैपिटल एक्सपेंशन बढ़ेगा। डेब्ट रिडक्शन, डेब्ट रिडक्शन मतलब कंपनी ऑब्वियसली पहले तो इनिशियली आपका डेब्ट लेके ही बिजनेस करता है, उसके बाद क्या करते हैं, जैसे उन लोगों का थोड़ा थोड़ा ग्रोइंग फेज शुरू होता है, तो वो लोग क्या करता है, दो डेब्ट को रिपे कर करके कम करके आता है, उसको डेब्ट रिडक्शन बोलते हैं। डेब्ट रिडक्शन एक अच्छा कार्य। जैसे ही मान लीजिए डेब्ट रिडक्शन में क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको बहुत सारा स्टॉक आ जाएगा। तो इसका सिंपल सा इन सारा सब स्टॉक का मतलब यही होता है कि ये सब स्टॉक ने अपना डेब्ट को धीरे धीरे ईयर टू ईयर, क्वार्टर टू क्वार्टर कम करके आ रहा है, ठीक है। वो एक अच्छा साइन है। उसके बाद जनरली यहाँ पे वैल्यूएशन की हाईएस्ट डिविडेंड मतलब डिविडेंड, अभी तो समझाया था डिविडेंड क्या होता है। अब ये सब स्टॉक जो होता है, ये लोग डिविडेंड अच्छा देता है, ठीक है। जैसे सीपीसीएल हो गया, चेन्नई पेट्रोलियम,
कोल इंडिया हो गया, उसके बाद उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन हो गया, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, कैनरा बैंक, ये सब डिविडेंड अच्छा देता है। अगर आप डिविडेंड के लिए स्टॉक, इन सब स्टॉक में भी थोड़ा बहुत पर्सन मतलब ओवरऑल पोर्टफोलियो का एटलीस्ट 30-40%, 30% के आसपास डिविडेंड स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इस टाइप का बहुत सारा चीज आ जाएगा, जो आपको चाहिए आप ले सकते हो। और डायरेक्टली सर्च फॉर अ पर्टिकुलर कंपनी यहाँ पे जैसे देख सकते हो, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, मान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई लेता हूँ। ठीक है, तो एसबीआई का स्टॉक पी कितना है? 9। इंडस्ट्री पी, ठीक है, स्टॉक पी और इंडस्ट्री पी हिसाब है, ठीक है। उसके बाद एसबीआई का डेप्ट काफी ज्यादा है। मतलब देखिए, एसबीआई का डेप्ट मतलब ये गवर्नमेंट वगैरह का लोन जिसको देने बोलता है तो दे देता है, बिजनेसमैन वगैरह को लोन देना पड़ता है, तो ठीक है। बट एसबीआई का बिजनेस काफी स्टेबल है, बहुत बिग है, तो उसका कोई इशू नहीं है। उसके बाद आपका इंट्रिंसिक वैल्यू हो रहा है 600 रुपया के आसपास, स्टॉक 700 रुपया, ठीक है, ये कोई इतना बिग वो नहीं है। ठीक है, थोड़ा ही डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस होने से, डबल ट्रिपल हो जाने से थोड़ा दिक्कत है। बाकी आपका पी रेशियो भी 10 रुपीज के आसपास है, तो ठीक ही है, सस्ता ही है। तो उस टाइप का आप डिसीजन ले सकते हो। उसके बाद आपका यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी देख सकते हो। नेट प्रॉफिट आप तो कैसा हो जा रहा है, देखिए, नेट प्रॉफिट क्वार्टर टू क्वार्टर यहाँ पे जून 2021 में 22 से देखता हूँ, 22, 23, 24, 25 देखता हूँ, 22, 23, 24 देखता हूँ, तो देखिए कंपनी कंसिस्टेंटली ग्रोइंग किया जा रहा है। एटलीस्ट 3 साल पहले इसका कितना नेट प्रॉफिट 9,000 में था, जो कि आज एटलीस्ट 10,000 में एटलीस्ट डबल हो गया है। ठीक है, तो ये भी बढ़ता ही जा रहा है। मार्च 2024 में सबसे ज्यादा है जून 2000, लेकिन जून 2023 में 19,000 है। अब इस बार कितना, 20,000, थोड़ा बढ़ा है। तो इस टाइप का देख सकते हो आपको, बट ये बढ़ते रहना चाहिए। और ईपीएस भी जैसे ही एक एक्सपोनेंशियली बढ़ता जाएगा, ईपीएस भी बढ़ता जाता है, वो देख सकते हो। उसके बाद आप बैलेंस शीट वगैरह देख सकते हो। बैलेंस शीट वगैरह मैं बाद में सिखा दूंगा आप लोगों को, इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, कोई देखता भी नहीं है जनरली। यहाँ पे एक चीज देखिए, प्रोमोटर्स, एफआईआई और डीआईआई, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, आउट ऑफ 100% में इस कंपनी का कितना प्रोमोटर्स, कितना है? प्रोमोटर्स मतलब जो लोग प्रमोट करता है, या फिर जो लोग पहले से ही स्टॉक के साथ जुड़ा हुआ है, वो लोग। एफआईआई मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स, फॉरेन से इन्वेस्टर्स इनमें इंटरेस्टेड है कि नहीं? जनरली एफआईआई वालों को, एफआईआई कोई भी एक दूसरा कंट्री में आके क्यों पैसा लगाएगा? तभी लगाएगा जब उस स्टॉक में पोटेंशियल है, क्योंकि एफआईआई लोग हमेशा पैसा बनाने में ही वो लोग इंटरेस्टेड रहता है, पैसा गंवाने के लिए नहीं। तो वो लोग का विजन और मिशन बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, तो जिस स्टॉक में एफआईआई ने पोजीशन बढ़ाया है, उस स्टॉक को हमेशा फोकस में रहिए, उस स्टॉक जनरली उसका प्राइस बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्च 2020 पे 11.09 था, जून 2024 में 11.15, मतलब एफआईआई ने अपना पोजीशन बढ़ाया है। और डीआईआई ने जनरली एक का यहाँ बढ़ाया है, तो प्रमोटर्स अगर सेम है, तो ऑब्वियसली डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो हम लोग जैसा होता है, रिटेल इन्वेस्टर्स, उन लोगों से माल लेके यहाँ पे बढ़ाया है, क्योंकि प्रोमोटर्स सेम ही है। तो डीआईआई से थोड़ा माल छीना गया है। डीआईआई का कितना था, 23.96 था, जो कि थोड़ा घट के आ गया है, जो यहाँ पे डायलोट हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं है। बाकी गवर्नमेंट का भी तो कंसिस्टेंसी है। बाकी डीआईआई वगैरह मतलब जैसे जनरली म्यूचुअल फंड्स वगैरह हो गए, अल्टीमेटली रिटेलर इन्वेस्टर हम लोग का पैसा ही उधर जाता है। बट जो म्यूचुअल फंड्स वगैरह, जो मान लीजिए एसबीआई सिक्योरिटीज, एक्सिस, वो सब होता है उस टाइप का। और यहाँ पे पब्लिक में जो हम लोग डायरेक्टली हम लोग जैसे आता है, कोई अगर आप एसबीआई में नेकेट शेयर होल्ड कर रहे हैं कि 100 क्वांटिटी का, 200 क्वांटिटी का, तो बस आप इसमें आ जाते हो। यहाँ पे भी थोड़ा बड़ा है, तो इस टाइप का देख सकते हो। बाकी यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट्स वगैरह आप देख सकते हो। यहाँ पे डायरेक्टली आप जाओगे तो डायरेक्टली आपका पीडीएफ डाउनलोड होके आ जाएगा, आप पूरा कंपनी का कुंडली यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो ओवरऑल यही रहेगा। आप बाकी आप देख लीजिए, मैं अपना ये क्या बोलता है, इस पीपीटी को अपलोड कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, थैंक यू।